वेलकम। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा सुना जा रहा है कि टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं और चाइना पर वो बात कर रहे हैं कि 60% का टैरिफ अप्लाई होगा। तो इसका चाइना पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए मेरे साथ हैं राहुल। तो वेलकम राहुल। तो मैं जानना चाहूँगी कि इससे चाइना की इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा? चाइना की इकोनॉमी पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका क्योंकि जैसे चाइना की काफ़ी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है, तो जो अपने जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उसमें जो उनका डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन तो होता ही है, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। और अगर एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर टैरिफ्स इतने हैवी लेवी हो जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी पे, उनकी जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टैरिफ्स कोई नई चीज़ नहीं है। टैरिफ हर कंट्री लगाती है और पिछले टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी चाइना पे लगाए थे टैरिफ्स। बट वो जो टैरिफ्स लगाए थे वो 7.5 to 25% के बीच में थे, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। इस बार वो 60% की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि 60% की वो बात कर रहे हैं, एकदम से इतना ज़्यादा हाइक? ऐसा क्यों? तो उसके एक दो रीजंस हैं। एक तो टैरिफ्स का रोल क्या होता है। टैरिफ्स का रोल होता है कि हम अपने एक कंट्री जो है, अपने जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसको लगता है कि अगर बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो उस पर वो टैरिफ्स लेवी करती है, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव रहें। अब अगर टैरिफ कम होते हैं, लेट्स से 10% के रेंज में है, तो टैरिफ्स का क्रिटिसिज्म चलता है कि उसका जो बर्डन आता है वो कंज्यूमर्स पे आता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर लैपटॉप ले रहे हैं या कार ले रहे हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग बाहर की कंट्रीज़ के प्राइसेस से कंपेयर करते हैं तो ये पता चलता है कि इंडिया में महंगे हैं। तो अगर टोयोटा की कार है तो जापान में लें या यूएस में लें तो वो कम पड़ेगी, और अगर इंडिया में लेते हैं तो महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। बर्डन किस पे आ रहा है? हम पे आ रहा है। अब लेट्स से कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर कंट्री जो है वो इंडिया इतनी ज़्यादा लगा दें, लेट्स से मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मालूम है, बट उसकी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स लगा दें, तो बेसिकली टोयोटा के प्रोडक्ट जो होगा अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि वो इंडिया में आए, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करे और पूरी एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करे, तब जाके कॉम्पिटिटिव होगा। तो यूएस में काफ़ी कंपनीज जो हैं अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में करवाती हैं। नॉट ओनली चाइनीज बेस्ड कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं बाहर की, बट अमेरिकन कंपनीज भी, चाहे वो एप्पल हो चाहे कोई भी हो, वो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी चाइना में। अब प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि यूएस की इकॉनमी ग्रो करे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो कंपनीज को इनवाइट करें, आए कि वो यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। तो उनका कहना है कि अगर मैं कम टैरिफ लगाऊंगा तो बर्डन आएगा, वो सही क्रिटिसिज्म है कि बर्डन आएगा कंज्यूमर्स पे, बट मैं टैरिफ इतना लगा दूंगा कि अगर उसके बाद आपको सेल करना है अमेरिका में तो आपको अमेरिका में आके ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा परसेंटेज की बात हो रही है। हाँ, तो इसका बेनिफिट एक तरह से यूएस को मिलेगा, वहाँ के सिटीजन्स को मिलेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होगी। उनको जॉब्स क्रिएशन हो जाएगा, तो उससे उनको फायदा होगा। एग्जैक्टली। आजकल सुन रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ उनके अपने इश्यूज हैं, वो क्या हैं? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगेन इस पॉलिसी मेजर्स का एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। बट अभी इसको मार्केट्स जो हैं, यूएस के मार्केट्स हैं, वो पॉजिटिवली ट्रीट कर रहे हैं, तभी यूएस का मार्केट्स बढ़ रहे हैं। और सेकेंडली उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो चाइना की इकोनॉमी है, जो आज की इकोनॉमी है और जो 5 से 6 साल पहले की इकोनॉमी थी, उसमें डिफरेंस आ चुका है। आज चाइना की इकोनॉमी वीक हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। अच्छा। और उसका एक रीज़न कह सकते हैं कि चाइना की जो जीडीपी है उसमें उनका जो हाउसिंग मार्केट है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन होता था। अराउंड 30% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, चाइना की जीडीपी में उनके हाउसिंग सेक्टर का था। और उनका जो हाउसिंग मार्केट है वो क्रैश कर गया। तो जब पिछली बार की बात कर रहे हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप का फर्स्ट टर्म था तो उनकी इकोनॉमी बूमिंग थी, हाउसिंग मार्केट बूमिंग था, टैरिफ्स कम थे, तो वो जो शॉक था टैरिफ का वो चाइना की इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर ले गई।
अच्छा। लेकिन इस बार उनकी इकोनॉमी भी डाउन है और टैरिफ्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो इस बार रियल सेंस में उनको पेन फील होगा। अब देखने वाली बात है कि हाउसिंग मार्केट में हुआ क्या। राइट, तो हाउसिंग मार्केट का पूरी जीडीपी पे इतना असर पड़ जाता है क्या? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो अगर चाइना की बात करें तो यस, उनका था, इतना कंट्रीब्यूशन था। अच्छा। और कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये क्रैश किया। तो इवन दो ये कंट्रीब्यूट कर रहा था, अराउंड 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट वो हाईली लेवरेज्ड बिजनेस था, हाईली लेवरेज सेक्टर था। ओके, मतलब जो रियल एस्टेट का एक तरह से सेक्टर था वो हाईली लेवरेज था। मतलब उन्होंने बहुत लोन लिया हुआ था। Okay. वो लोन लेके आगे जो फ्लैट्स होते हैं, जो अपार्टमेंट होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, वो बना रहे थे। अच्छा। तो जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है चाइना के, उनका कहना था कि हाउसेस रहने के लिए होते हैं, स्पेकुलेट करने के लिए नहीं। तो रियल एस्टेट कंपनीज ने जो इतने ज़्यादा लोन ले रखे हैं, जो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं, हमें उसको कंट्रोल करना होगा। तो उन्होंने आई बिलीव ये 2020 में ये बोला, और उनकी फिर जो गवर्नमेंट है या 2019 में बोला, फिर उनकी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी मेजर्स लाई। और उस पॉलिसी मेजर्स को में कुछ कंडीशंस लगाई गई। कंडीशंस कई थी, बट 3 कंडीशंस सबसे इम्पोर्टेंट थी। और उनको कहा गया 3 रेड लाइंस। ये रेड लाइन जो है कोई भी कंपनी क्रॉस नहीं कर सकती है। अच्छा। अब वो रेड लाइंस क्या थी या वो कंडीशंस क्या थी? वो बेसिकली डेट को रेन इन करने के लिए थी, कंट्रोल करने के लिए थी। अच्छा। जो वैसे कह सकते हैं बड़ी कॉमन सेंस पॉलिसीज थी। तो पहली थी डेट टू एसेट रेशियो, या ये कहें कि जितने भी एसेट्स एक कंपनी के पास हैं, उसका 70% ही डेट हो सकता है उस कंपनी के पास। तो लेट्स से जैसे इंडिया के टर्म से बात करें, लेट्स से डीएलएफ है, डीएलएफ के पास लेट्स से कि 100 करोड़ के एसेट्स हैं, तो वो मैक्सिमम लोन ले सकती है 70 करोड़ का। अगर उसके बियॉन्ड लेती है तो अलाउड नहीं है, या अगर एग्जिस्टिंग लोन है तो उसको कट करना होगा। दूसरा उन्होंने जो पॉलिसी मेजर था कि जो उसकी इक्विटी है, या जो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कह सकते हैं, नेटवर्थ है कंपनी की, उतना ही डेट हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। या कह रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 का होना चाहिए। अगेन जैसे डेट डीएलएफ की बात करें, लेट्स से कि वो 1000 करोड़ उसकी नेटवर्थ है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी, बट उतना ही डेट ले सकती है, उससे बियॉन्ड डेट नहीं ले सकती है। तीसरी कंडीशन थी कि जितनी भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, जो शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसेस होने हैं, उतना कैश इन हैंड होना चाहिए। तो बड़े कॉमन सेंस मेजर्स थे। बट वो जो कंपनीज थी उन्होंने इतना ज़्यादा लेवरेजिंग ली थी कि उनके लिए मीट करना ये मुश्किल हो रहा था। अच्छा। कुछ कंपनीज ने मीट करने की कोशिश की, बट कई बड़ी कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा लोन था। अच्छा। तो वो नहीं मीट कर पा रही थी। ओके। तो एक कंपनी का नाम पॉपुलर हुआ था उस समय, उसका नाम था एवरग्रांड। एवरग्रांड। अच्छा। एवरग्रांड वहाँ की काफ़ी बड़ी कंपनी थी। अच्छा। रियल एस्टेट सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी। ओके। उसने डिफ़ॉल्ट किया अपनी लोन की ऑब्लिगेशंस पे। अच्छा। वो लोन नहीं रीपे कर पा रही थी, और इसका फेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसका इम्पैक्ट बाकी कंपनीज पे भी पड़ा। हाँ, नेचुरली। इनफैक्ट अगर इसको समझना चाहें कि कितनी बड़ी थी, तो इस कंपनी के लिए कहा जाता था इट इज़ टू बिग टू फेल। कई बार कुछ कंपनीज के लिए बोला जाता है कि वो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतने सालों से चल रही हैं, या इतने सेक्टर्स में बिजनेस हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, कि वो शायद फेल नहीं होगी। तो इनके थीम पार्क्स भी थे, ये आइलैंड भी बना रही थी, इनके वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स भी थे। अच्छा। तो कहा जाता था कि ये फेल नहीं हो सकती है। कई बार इस तरह से कंपनीज के बारे में बोला गया है। जैसे एक कंपनी इंश्योरर हुआ करता था यूएस में, AIG उसका नाम था। अच्छा। AIG बहुत बड़ा इंश्योरर था, वो भी फेल हुआ। अच्छा। इसी तरह से एवरग्रांड, वो भी फेल हुई। और ये समझना हो कि कितनी बड़ी थी कंपनी एवरग्रांड। जिस समय फेल हुई है उस समय उसके पास $300 बिलियन का डेट था। $300 बिलियन। मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में कोई कंपनी है जिसकी नेटवर्थ $300 बिलियन है, जितना उसके पास उस समय डेट था, $300 बिलियन। और उसके पास जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी फ्लैट्स की, उसमें एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि 1.4 बिलियन लोग रह सकते हैं जो इनकी अनसोल्ड अपार्टमेंट्स हैं। मतलब पूरी चाइना की पॉपुलेशन सिर्फ एक कंपनी के अनसोल्ड फ्लैट्स में रह सकती हैं। इतना ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस किया हुआ था। तो नॉट ओनली ओवर प्रोड्यूस किया हुआ था, पीछे से उसको बनाने के लिए लोन भी लिया हुआ था, और फाइनली वो डिफॉल्ट कर गई। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा इशू हुआ एक तरह से। यस।
तो वो इन सब को ठीक करना चाह रहे थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, बट हुआ क्या कि जब ये नई पॉलिसीज आई तो कंपनीज ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। एवरग्रांड ने सबसे पहले किया, उसको देखते देखते और जो रियल एस्टेट कंपनीज थे उन पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। अब पूरे इकोनॉमी में कई सारे अनसोल्ड फ्लैट्स थे जो वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में थे, तो रियल एस्टेट मार्केट उनका क्रैश कर गया। अब रियल एस्टेट मार्केट जो 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी का, वो क्रैश कर गया। और नॉट ओनली क्रैश किया, अभी तक की भी बात करेंगे, करंट सिचुएशन की बात करें कि आजकल क्या सिचुएशन है, 2021 में क्रैश किया था तो अभी भी प्रॉब्लम में है। अच्छा। और कैसे जज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम में है, तो जैसे अगर जज करना हो कि रियल एस्टेट सेक्टर किसी भी कंट्री का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप कुछ फैक्टर्स देखेंगे। उसमें एक फैक्टर देखेंगे कि लोगों ने कितनी नई फ्रेश प्रॉपर्टी परचेज की। ईयर ऑन ईयर इस साल 10% डाउन है। मतलब जितनी पिछले साल की थी उसके कंपैरिजन में इस साल 10% कम लोगों ने की। पिछले साल भी गिरा था, उसके पिछले साल भी गिरा था, इस साल 10% गिरा है। अच्छा। दूसरा फैक्टर जज कर सकते हैं कि नया कंस्ट्रक्शन कितना स्टार्ट हुआ, वो अराउंड 22% डाउन है। उन कंपनीज ने जो रियल एस्टेट के बिजनेस में उन्होंने फंड्स कितने रेस किए, चाहे वो आईपीओ के फॉर्म में हो चाहे लोन्स के फॉर्म में, वो भी 20% डाउन है। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि उनका रियल एस्टेट मार्केट रिवाइव करना तो दूर की बात, अभी भी फॉल पे ही है। ओके। नॉट ओनली दैट, जब भी एक इतना बड़ा सेक्टर फॉल होता है तो उसका इकोनॉमी पे और चीज़ों पे भी इम्पैक्ट आता है। जैसे उनकी जो वेज ग्रोथ है वो डाउन है, जॉब्स क्रिएशन वो डाउन है, तो कंज्यूमर्स का जो सेंटिमेंट्स है वो भी अफेक्ट हो रहा है। ओके। तो क्या इन जनरल हम कहेंगे कि चाइना की इकोनॉमी इस समय काफ़ी वीक है? यस, इस समय वीक है। एक टाइम पे चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती थी डबल डिजिट्स में, 10%, 12% इस तरह की बात हुआ करती थी। आज उनका खुद का स्टेटेड डोमेस्टिक टारगेट है 5%, और उसको भी मीट करना उनके लिए दिक्कत हो रहा है। इनफैक्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि 5% मीट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 4.8% से जीडीपी ग्रो करेगी। अगले साल ये और गिर जाएगी। अगले साल से 4.5% से ग्रो करेगी, जो कि इकोनॉमी के लिए मतलब अच्छी बात नहीं है, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के लिए, चाहे वो इंडिया हो चाइना हो, जिससे कहा जाता है कि ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। तो जो हम लोगों ने बात की थी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स उनके डाउन हैं,